सभी विद्यार्थियों को और आज के क्लास से जुड़े हुए शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं रवि यादव कुलाबा म्युनिसिपल स्कूल से। आज हम पढ़ेंगे कि मौसम के बारे में हम कैसे अनुमान लगाते हैं, जलवायु क्या है और इसके साथ-साथ पर्यावरण में हम क्या नुकसान पहुँचा रहे हैं और हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। इस बारे में थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त करेंगे। साइंस का पाठ है, पेज नंबर 96, पाठ 9, पर्यावरण व्यवस्थापन। सबसे पहले हम समझेंगे पर्यावरण शब्द का अर्थ। पर्यावरण दो शब्द से बना है, परि आवरण। परि मतलब हमारे चारों ओर, आवरण यानी जो कवर है, जैसे आप बुक को कवर लगाते हो, वैसे ही पर्यावरण में यहाँ भी हमारे चारों ओर कुछ न कुछ आवरण है। इसी आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं। ये आवरण किन तत्वों से बना है? आप कह सकते हैं हवा, पानी, मिट्टी और इसमें कुछ सूक्ष्म कण भी हैं जैसे कि खनिज पदार्थ। जैसे हमारे शरीर में भी कुछ धातुएं मिलती हैं, लोहा, जिंक, कोबाल्ट, ऐसे बहुत सारी धातुएं हमारे शरीर में भी हैं। और आसपास के सजीव यानी निर्जीव और सजीव सबको मिला के पर्यावरण बनता है। अब ध्यान दीजिए, हम कहते हैं अरे आज तो बहुत ठंडी लग रही है, अरे आज तो मौसम बहुत गर्म है, आज बहुत गर्मी हो रही है। तो मौसम और जलवायु में क्या फर्क है? जलवायु बहुत लंबे टाइम के लिए होता है और जो आप बोलते हैं ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, वो कुछ समय के लिए हो सकता है। जैसे कि दिन में आपको गर्मी लग रही थी, लेकिन वही दिन की रात में आपको ठंडी लगना शुरू हो सकता है। तो वातावरण कभी भी बदल सकता है, इसका कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है। लेकिन जलवायु लंबे समय के लिए होता है। यहाँ पे देखिए मैंने परिभाषा भी रखी है। वातावरण की दीर्घकालीन स्थायी स्थिति को जलवायु कहते हैं और ये हमेशा नहीं बदलती। इसको बदलने में लंबा वक्त लगता है, 3 महीना 4 महीना। जैसे आप सिंपल समझो, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो क्या बारिश एक दिन में खत्म हो जाएगी? नहीं। अब पूरे भारत में लगभग 4 महीने बारिश रहती है और इस बारिश को खत्म होने के लिए जून से लगभग सितंबर अक्टूबर तक का, इस तरह का 4 महीने का समय लगता है। तो इस प्रकार की दीर्घकालीन स्थिति को, जो हमेशा नहीं बदलती, लंबे समय तक रहती है, इसको जलवायु कहते हैं। अब बात ये आती है कि हम जलवायु क्यों जान रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? तो एकदम सिंपल सी बात है कि अगर हम जलवायु नहीं समझेंगे तो हम, हो सकता है, खुद को और अपने आसपास के पर्यावरण को उसमें ढाल नहीं पाएंगे। और जैसा कि आप लोग ने जानते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं होता है, जो जलवायु के अनुकूल नहीं होता है, सजीव हो चाहे निर्जीव, वह नष्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है, अगर आप एक रेगिस्तान के ऊंट को हिमालय पर्वत पे खड़ा कर देंगे तो वो ऊंट की तबीयत खराब हो जाएगी या हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका जो शरीर है वो गर्म जलवायु के लायक बना हुआ है और आपने उसको एकदम ठंडी जलवायु वाले प्रदेश में लाके रख दिया, तो उसका शरीर वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाता। आप लोग भी ठंडी में स्वेटर या ऊन या मोटे कपड़े पहनते हो, लेकिन गर्मी में वो स्वेटर आप पहन नहीं पाते हो क्योंकि आपने उस समय के वातावरण से एडजस्ट किया है खुद को। अब हम देखते हैं कि जलवायु के ऊपर किन किन घटकों का प्रभाव पड़ता है, यानी जलवायु किसकी वजह से प्रभावित बदल सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है, जलवायु बहुत सारी चीजों की वजह से बदलता है, जिसमें सबसे जरूरी चीज है सनलाइट, सूर्य प्रकाश। उसके बाद बादल, जैसा कि आप बारिश देख रहे हैं। देखिए सूर्य हमेशा आसमान में चमकते रहता है, उसकी स्थिति नहीं बदलती। स्थिति कौन बदलता है, अपनी जगह कौन बदलता है? पृथ्वी। पृथ्वी घूमती है तो आधा हिस्सा अंधेरे में आ जाता है, आधा हिस्सा उजाले में आ जाता है। ऐसा नहीं कि सूर्य रोज ऊपर और नीचे होता है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात हो रहे हैं। तो जहां पे सूर्य प्रकाश ज्यादा है वहां पे गर्मी ज्यादा है और जहां पे सूर्य प्रकाश कम है वहां पे ठंडी है और बर्फ गिर रही है। जैसे आप देख सकते हो अंटार्कटिका, आर्कटिक प्रदेश, जिसको ध्रुवीय प्रदेश बोलते हैं, जहाँ पे देखिए पेंगुइन ये सब ज्यादा जिंदा रहते हैं क्योंकि वो पूरा बर्फीला ही है। अब वहां पे बर्फ क्यों है? क्योंकि वहां पे सूर्य प्रकाश कम है। अब आप अपने मुंबई का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। भले ऊपर सूर्य हो लेकिन बादल ने सूर्य की जो किरण है, प्रकाश है, वो जमीन पे आने नहीं दिया है।
और इस वजह से यहाँ पे हल्का ठंडा मौसम बना हुआ है। अगर यही बादल हट जाएंगे तो वापस से गर्मी होना शुरू हो सकता है। आर्द्रता यानी नमी। आजकल आप लोग कपड़े धो के सुखा रहे होंगे लेकिन जल्दी नहीं सूख रहे होंगे, 2 दिन 3 दिन लग रहा होगा। आर्द्रता यानी हवा में होने वाली नमी। जितनी ज्यादा नमी रहेगी उतना ही आपको चिपचिपा या गीला फील हो सकता है और शुष्क वातावरण नहीं मिलेगा। वृष्टि यानी बारिश, जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। दृश्यमानता, जैसे कि कोहरा है, आप दूर तक नहीं देख सकते। जो लोग पंजाब, उत्तर प्रदेश इस तरह के गांवों में रहते हैं उनको पता है कि जब ठंडी में कोहरा पड़ता है तो हम अपने बाजू में खड़े हुए लोगों को और पेड़ों को, जानवरों को नहीं देख पाते, इतना घना कोहरा होता है ठंडी के मौसम में। फिर है तापमान। सूर्य प्रकाश ज्यादा, तापमान ज्यादा, गर्मी ज्यादा। और वातावरण दाब। अब देखिए समुद्र के ऊपर जो लहरें बनती हैं, हवाएं चलती हैं, वो हवा के दबाव की वजह से चलती है। तो जितना ज्यादा वातावरण का दबाव रहेगा उतना ज्यादा हवा चलेगी, और जितनी तेज हवा चलेगी उतना नुकसान होने का डर है। तो हवा चलनी चाहिए लेकिन बहुत ही मध्यम गति से, मंद गति से। अगर तेज हवाएं चलेंगी तो तूफान आ जाता है। तो ये सब जो घटक हैं तो जलवायु को बदलते हैं, या तो उस पर अच्छा या बुरा असर डालते हैं। अब जलवायु हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? सिंपल सा यहाँ पे देखिए लिखा है कि जलवायु हमारे लिए क्यों जरूरी है। जैसा मैंने आपको अभी शुरू में ही एग्जाम्पल बताया कि एक तरह की जलवायु में कुछ विशिष्ट प्रकार के सजीव ही जिंदा रह सकते हैं, सब लोग नहीं जिंदा रह सकते हैं। तो किसी भी जलवायु पर उसके अजैविक यानी मिट्टी, नदियां, पेड़ पौधे को छोड़ के जो भी है, इंसान ये और पेड़ पौधे छोड़ के जो भी वहां पे रहते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे सिंपल लीजिए, एक नदी है। अभी आपने न्यूज में देखा होगा उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई हुई है। ये बाढ़ क्यों आई है? क्योंकि वहां पे भारी बारिश हो रही है, वहां का जलवायु बदल चुका है, बारिश वाला हो गया है। अब ये नदियां किसी से एड्रेस पूछ के थोड़ी ना बहेंगी। वो जब बहती हैं तो रास्ते में आने वाले, किनारे पे रहने वाले घर, बिल्डिंग, गाड़ी, सबको बहा के लेके जाती है। तो हम वहां पे इस प्रकार की खतरनाक जलवायु और पर्यावरण हो गया है। फिर हम जहाँ रहते हैं हमारा खाना भी उसी प्रकार का होता है। जैसे आप समुद्र किनारे रहेंगे तो आपके खाने में कौन आएगा? मछलियां ज्यादा रहेंगी। समुद्र से मिलने वाला खाना आपके रहेगा। लेकिन जो लोग समुद्र किनारे नहीं रहते, नदी किनारे नहीं रहते, वो लोग खेतों से मिलने वाला खाना ज्यादा खाते हैं। फिर उसी प्रकार आप घर भी बनाएंगे, समुद्र से लकड़ी के घर बनेंगे, या ऊंचे स्थानों पर घर बनाएंगे, समतल जमीन पे बाढ़ का खतरा हो सकता है। तो हमारा खाना, हमारा कपड़ा, हमारा घर और हमारा काम, समुद्र के किनारे वाले ज्यादातर लोग मछली और इससे जुड़े हुए जो बिजनेस है वो ज्यादा करते हैं, क्योंकि वहां पे वो सब ज्यादा मिलता है। तो हमारा खाना, हमारा घर, हमारा कपड़ा सब जलवायु पे डिपेंड होता है, हम जो भी काम करते हैं। शहरों में ठीक है, लेकिन गांव में अगर आप जाएंगे तो जो लोग खेती करते हैं वो लोग खेती करते हैं। और वहां पे अगर, जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ भागों में विदर्भ हो गया, उस तरफ अगर बारिश नहीं हुई तो उन लोग का पूरा जिंदगी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास खाने को और करने को कुछ नहीं है, पैसे नहीं है। तो वो लोग भूखे मर जाते हैं, अकाल पड़ जाता है। क्यों? जस्ट एक ही वजह से, वहां की जलवायु शुष्क है और बारिश नहीं हो रही है। बारिश ना होने की वजह से खेती नहीं हो पा रही है, खेती नहीं होने की वजह से खाना नहीं मिल रहा है। और इस चक्कर में कितने किसान ने, आपने न्यूज में सुना होगा कि आत्महत्या करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है और पैसे का कर्ज बहुत ज्यादा हो गया। तो जलवायु इंसान की जिंदगी पे, सभी सजीवों पे बहुत गहरा असर डालता है। मान लीजिए आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे बहुत तूफान आ रहा है, तो वहां पे आप कैसा घर बनाएंगे? लकड़ी का घर बनाएंगे, कच्चा घर बनाएंगे, कि मजबूत बिल्डिंग वाला घर बनाने की सोचेंगे ताकि तूफान में वो घर उड़े नहीं? लेकिन जहाँ पे कभी तूफान आया ही नहीं, वहां पे आप लकड़ी के या मिट्टी के घर बना के भी शांति से रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो घर टिक जाएगा। तो जलवायु की वजह से फिर जो नदी किनारे लोग रहते हैं, वो लोग, जैसे इस वक्त आप न्यूज में देख रहे होंगे बिहार में बाढ़ आई हुई। तो जो लोग नदी किनारे रहते हैं वो लोग, सबके घर में एक एक नाव है, उनको पता है कि बारिश के सीजन में बाढ़ आने ही वाली है। तो वो क्या करते हैं? घर अपना कभी भी पक्का घर नहीं बनाते हैं।
वो लकड़ी के ऊंचे ऊंचे टीले बनाते हैं और उसके ऊपर लकड़ी का घर बनाते हैं ताकि बाढ़ में हम डूबे नहीं, ऊंचाई पे रहे। और सब जब डूब जाता है तो वो नाव से अपना आते जाते हैं और बारिश के सीजन के 2 महीना पहले अपनी तैयारियां करते हैं, खाना जमा कर लेते हैं, पानी पीने का जमा करके रखते हैं, ताकि 3-4 महीने वहां पे वो जिंदा रह सके। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमको जिंदा अगर रहना है तो जलवायु से दोस्ती करनी चाहिए। और ये जलवायु हमको बहुत फायदा पहुंचा सकती है अगर हम इसको समझे। तो जलवायु को समझने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं और इसकी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये जो पढ़ाई होती है उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक अपना योगदान देते हैं। तो इसके लिए एक सेंटर बनता है जिसको बोलते हैं मौसम विज्ञान। ठीक है, यानी मौसम की पढ़ाई को क्या बोलेंगे, मौसम विज्ञान। भारत में जो है वो भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसका आप लोगो यहाँ पे अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं IMD, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब भारत मौसम विज्ञान विभाग। आप देख सकते हैं इंग्लिश भी लिखा है, ये इसका चिन्ह है, यानी भारत के मौसम की जानकारी और उसका अनुमान लगाना, इसके लिए एक डिपार्टमेंट, एक विभाग बना हुआ है। अब आप बोलेंगे इसकी क्या जरूरत है, तो भाई सिंपल है, वो बताएंगे समुद्र में कहाँ तूफान आ रहा है, कौन से समय किसानों को खेती करनी चाहिए ताकि उनके बीजों को, उनके फसलों को बरोबर से पानी मिल सके। और इसके अलावा कहाँ पे कम दबाव का क्षेत्र है, कहाँ पे ज्यादा, जहाँ पे कम दबाव का क्षेत्र रहेगा तो ज्यादा दबाव हवा के, वहां से तेज हवाएं चलेंगी जिससे तूफान का खतरा हो सकता है। तो लोगों को जान और अपने प्रॉपर्टी माल की नुकसान हो सकते हैं। इससे बचाने के लिए, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग कुलाबा के बारे में जानते होंगे, या अब बहुत सारे लोग जो मालाड़ के मड़ एरिया, अक्सा एरिया में रहते हैं, जब वहां पे तूफान आता है तो उस आसपास के घरों को खाली करा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि तूफान किसी को देख के नहीं आएगा, वो जब आता है तो अपने पूरी ताकत से आता है। तो वो घरों को तोड़ सकता है और तूफान में घर उड़ सकते हैं किसी को, और समुद्र में देखो जाने भी नहीं दिया जाता। हो सकता है कि लहरों के दबाव में आके कई बार हमने न्यूज सुना है कि कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। और जब अभी के 1 महीने, जुलाई के महीने, बहुत समुद्र अशांत होता है, बड़ी बड़ी लहरें उठती है, तो इसलिए मछुआरों को समुद्र में जाने की मनाही होती है। तो ये सब कौन बताएगा? सरकार ने एक डिपार्टमेंट रखा है जिसको बोलते हैं भारत मौसम विज्ञान। जो महाराष्ट्र में सेंटर है वो पूना में है। ठीक है, भारत मौसम विज्ञान पूना का सेंटर है। इसके अलावा छोटे छोटे सेंटर हर सिटी में है। अब मुंबई में 2 जगह है, एक है सांता क्रूज कालिना में और एक जगह है कुलाबा में। ये 2 जगहों का वातावरण इन लोग वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और वहां से आपको मौसम बताते हैं। आपने न्यूज चैनल पे देखा होगा, कोई न्यूज रिपोर्टर इस प्रकार बताता है कि यहाँ पे ये इतना तापमान है, इतना, ये इन लोगों को कैसे पता चलता है? तो ये इन लोग थोड़ी ना मशीन लगाते हैं, ये क्या करते हैं, भारत मौसम विज्ञान से जानकारी लेते हैं और ये जानकारी फिर वो न्यूज चैनल पे बताते हैं। और दिन में 2 बार ये जानकारी देना बहुत जरूरी है, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम, क्योंकि कुछ लोग का व्यवसाय सुबह से जुड़ा होता है, दिन से जुड़ा होता है, और कुछ लोग का रात से। तो दोनों टाइम हमें पता होना चाहिए कि कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ नहीं। अब आप ये चित्र देखिए, इस चित्र को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे बहुत तेज, जहां पे लाल निशान आया है वहां पे तेज हवा और चक्रवात आने वाला है। तो इस प्रकार हम देख के बता सकते हैं कि कौन कौन से देशों में, कौन कौन से शहर में तूफान आने की शंका है। अब ये जो चित्र है वो सैटेलाइट से होता है, ये सरकार अपने कैमरे, अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजते हैं और अंतरिक्ष में भेजने के बाद ये जो इस प्रकार का चित्र बनाते हैं और फिर वो मौसम विज्ञान को भेजते हैं। मौसम विभाग अपने वेबसाइट पे और सारे मीडिया वालों को, यानी न्यूज चैनल वालों को ये चित्र बोलता है और बोलता है आप अपने न्यूज पे बताइए ताकि लोग उसको देखें और समझे और उस एरिया में अपना बचाव करें, ताकि कम से कम नुकसान हो, कम से कम लोग मरे। अब आप देखिए ये जो चित्र है ये चक्रवात का चित्र है, ये भी सैटेलाइट से लिया गया है। जो इसमें व्हाइट लाइंस गोल गोल दी, इसका मतलब हवा गोल गोल घूम रही है बहुत तेजी से। अब आप देखिए पूरे एक देश के ऊपर इतना बड़ा बादल है और इतनी तेज हवाएं हैं, और इसमें आपने बारिश की बूंदे भी देखी होंगी।
तो ये जो सैटेलाइट द्वारा चित्र, इससे पता चलता है कि आप देखिए यहाँ पे 25 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसा भी लिखा है कि हवाएं साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पूर्व की तरफ से बहेंगी, 25 किलोमीटर की स्पीड से बहेंगी और गोल गोल होंगी, बारिश होगी। अभी आप देखिए मई के महीने में इस बार आपको 2 चक्रवात मिले। वो दोनों चक्रवात की वजह से मई के महीने में भारी बारिश हुई। तो इस प्रकार का मौसम, और कई बार लोगों को समुद्र में जाने के लिए भी रोका गया ताकि किसी की मृत्यु ना हो। तो ये सब बताने के लिए ही मौसम विज्ञान है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि जलवायु और मौसम और इंसान का क्या संबंध। अब हमारे इधर मानसून का मौसम चल रहा है इस वक्त, पूरे भारत में मानसून है। मानसून क्या होता है, यहाँ पे बारिश होगी, कहीं पे तेज कहीं पे मध्यम हवाएं चलेंगी और हवा में नमी ज्यादा रहेगा। और मानसून ऐसा मौसम है जिसमें किसान अपनी फसल लगाते हैं, तब जाके वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में पक के तैयार होती है। तो हमारा जो भारत है वो मानसून के ऊपर बहुत डिपेंड है, क्योंकि हमारे पास नदियां तो बहुत है लेकिन कई इलाकों में पानी है ही नहीं, और जल स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, मतलब खत्म होता जा रहा है पहाड़ों के और जमीन के नीचे जो पानी था। तो अगर हम मानसून मौसम का अंदाजा, जलवायु का अंदाजा लगाएंगे तो फसल उगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए और पीने के पानी के लिए बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी हो सकती है जो हमारे फायदे के लिए होती है। तो इस प्रकार जलवायु इंसान की मदद के लिए है और इसीलिए हमको उन्हें समझना है। इन सारी जानकारी को क्या कहते हैं, मौसम विज्ञान। मौसम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 23 मार्च को विश्व मौसम दिन ऐसा रखा गया है, ताकि लोग मौसम के बारे में ज्यादा जानकारी ले। आप लोग शायद अगर गांव में गए होंगे, अपने दादा या उन समय के लोग क्या करते थे, कोई एक गांव में बहुत ज्ञानी होता था, वो आसमान की तरफ देख के बता सकता था कि भाई आज बारिश होगी, आज हवा कैसी रही, आज गर्मी होगी या कितने दिन में बारिश होगी। क्यों? क्योंकि वो बचपन से उसी प्रकार उसने अनुभव कर करके आया। लेकिन वो कोई कई बार क्या होता था, गलत होता था। मौसम विज्ञान 90-95% करेक्ट होता है और ये पूरे देश के लिए होता है, एक जगह के लिए नहीं होता है। इससे हमको फायदा है। आज भी बहुत सारे उपग्रह, रडार और टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है ताकि बहुत सारे मौसम में तूफान, बारिश आने होने के 1-2 महीने पहले ही बता दिया जाए। इस तरह की तकनीकी का उपयोग हो रहा है। तो दोस्तों, ये था जलवायु और मौसम के बारे में, और मौसम क्यों जरूरी है, मौसम की जानकारी, जलवायु की जानकारी क्यों जरूरी है, इस बारे में। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ठोस कचरा व्यवस्थापन। अब पहले मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा और इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने हुए कचरे दिख रहे हैं इस चित्र में, और एक आदमी उसमें कुछ ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज आपने देखी होगी कि एक आदमी झोला लेके कचरे में से कुछ ना कुछ बीनता रहता है, उठाता रहता है। अब जरा इस चित्र में देखिए, इसमें प्लास्टिक के कचरे के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, जैसे कंप्यूटर हो गया, टूटा हुआ टीवी, मॉनिटर, सीपीयू, टायर और इस तरह के कचरे हो गए। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, एक और चित्र देखिए यहाँ पे भी। इसमें क्या दिख रहा है, सब्जी और फल के छिलके, अंडों के छिलके और बचा हुआ खाना। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है ठोस कचरा, सबसे पहले समझेंगे कचरा। आप बोलते हैं कचरा तो कचरा होता है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से अगर आप समझेंगे तो कचरे के कई प्रकार हैं। यहाँ पे हम लोग कचरे का एक प्रकार ले रहे हैं जिसको बोलते हैं ठोस कचरा। ठोस मतलब आपको 3 अवस्था पता है, ठोस, द्रव, गैस। तो कचरा गैस वाला भी होता है, यानी हवा के जैसे कचरा हो सकता है, जैसे कि गाड़ी से निकलने वाला धुआं। कचरा पानी के जैसे हो सकता है, जैसे गंदा तेल और कारखानों से निकलने वाला गंदा केमिकल और गंदा
दूषित न पीने वाला पानी, ये हो गया द्रव वाला कचरा, या केमिकल्स, कीटनाशक, जहर, ये सब द्रव कचरा हो गए। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिसको बोलते हैं ठोस कचरा। ठोस कचरा मतलब वो कचरा जिनको हम आसानी से उठा सकते हैं, चुन सकते हैं, और वो ज्यादा जगह घेरते हैं और सड़ने में ज्यादा टाइम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ठोस अवस्था में है। अब आप देखिए, ठोस कचरे में सबसे ज्यादा कचरा होता है प्लास्टिक और उससे बनी चीजों का, इलेक्ट्रॉनिक और उससे बनी चीजों का। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई क्या जरूरत है, ठीक है ठोस कचरा है फेंक दो, एक जगह पड़ा रहेगा। तो आपको बताऊं, सिर्फ अकेले मुंबई में 5,000 टन किलो ठोस कचरा निकलता है। कब? एक दिन में 5,000 टन। एक टन में 1,000 किलो होता है, यानी लगभग 5,000 गुणे 1,000 करो, तो इतना किलो कचरा पर डे निकलता है। अब आप जानते हैं मुंबई जैसे छोटे से सिटी शहर में जगह है ही नहीं। अब ये कचरा रोज इतना निकलेगा तो करेंगे क्या, रखेंगे कहाँ? कोई भी जमीन में धीरे धीरे अगर रखने लगे, वो जमीन एक तो खराब हो जाएगी, वहां पे कुछ काम नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, फसल नहीं उगा सकते, पेड़ नहीं लगा सकते। ऊपर से वो जमीन भरने के बाद फिर कचरा कहाँ जाएगा, क्योंकि लोग कचरा करना तो बंद नहीं करेंगे। इसीलिए ठोस कचरा व्यवस्थापन जरूरी है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पास जो कचरा है वो किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर आप अपना दिमाग और मन खुला करके सोचेंगे तो वो कचरा कई बार यूज हो सकता है। आप लोग को कई बार स्कूलों में पुरानी बुक के फुट्टे से, पुराने बचे हुए डब्बों से कई बार आर्ट्स बनाना सिखाए हैं, कला की वस्तुएं, हस्तकला की वस्तुएं, पुराने बचे हुए कपड़े से पोछना बनाना या पर्दा बनाना साड़ियों से, इस तरह के बहुत सारे, ताकि आप वो वापस यूज कर सके। अब देखिए, यूज करने से क्या होगा, पहली बात तो आप जैसे आपको एक बाल्टी की जरूरत थी, तो आपने क्या किया, एक बड़े ड्रम को बाल्टी जैसा कर लिया, तो वो बड़ा ड्रम फेंकना नहीं पड़ा, और आपने एक बाल्टी भी खरीदी नहीं। तो जब आपने बाल्टी खरीदी नहीं तो फैक्ट्री वाले ने कम प्लास्टिक का यूज किया। अब आप एक आदमी है, ऐसे मुंबई में 1 करोड़ लोग रहते हैं, 1 करोड़ लोग अगर रोज प्लास्टिक का एक एक बाल्टी खरीदेंगे तो सोचो कितना प्लास्टिक हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपकी बाल्टी फूटेगी, आप दूसरा लाएंगे, कंपनी को बेचना है, लेकिन वो फूटी हुई बाल्टी क्या होगी, वो तो ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो कई बार ऐसा सरकार भी नियम बनाती है, और अब ये जरूरी हो गया है कि हम ठोस कचरे को क्या करें, व्यवस्था करें, यानी उसको कुछ न कुछ करके खत्म करें। खत्म करने का देखो, बच्चों में दिमाग में आता है क्या करना है, जला दो। जलाने से कचरा खत्म होगा, ये बात सच है, लेकिन उस जलाने की वजह से वायु प्रदूषण होता है। यानी एक जहर को मारने के लिए आप दूसरा जहर पैदा करोगे, ये कोई अच्छा रास्ता नहीं है। इसलिए हम उस कचरे को अलग अलग प्रकार से निपटाते हैं, यूज करते हैं हर जगह पे। अभी हम आगे बात करेंगे कि ठोस कचरे को कहाँ कहाँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि ठोस कचरा आता कहाँ कहाँ से है। तो जैसा आपने पिक्चर में देखा, प्लास्टिक और उससे बनी हुई वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक और रबर के टायर और गाड़ी के पार्ट्स, और अंत में आता है किचन से निकला हुआ कचरा। अब देखिए, ये अलग अलग ठोस कचरे हैं, ये सब ठोस हैं। तो हम समझेंगे ठोस कचरों का नुकसान क्या है। सबसे पहले बोलेंगे क्या जरूरत है, पड़े रहने दो। कई बच्चे मैंने कई बार पढ़ाया है तो बोलते हैं सर क्या जरूरत है, एक कोने में पड़ा रहेगा डब्बे में, क्या जाता है। तो आप देखिए, ठोस कचरे से होता क्या है। सबसे पहले तो बदबू आ सकती है, जैसे कि किचन से निकला हुआ सब्जी फल ये सब रहा, पड़ा रहा, धीरे धीरे सड़ के बदबू आएगी। दूसरा है विषैली गैस हो सकती है, और जहां रखेंगे वो जगह कचरे वाली जगह हो जाएगी, तो वहां पे सौंदर्य यानी सुंदरता खराब हो जाएगी। वायु प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है, भूमि मिट्टी का प्रदूषण हो सकता है, और हो सकता है कि रोग भी फैले। तो ये सब किसको होगा, पेड़ पौधों को नहीं होगा, ये सब इंसानों को ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे। तो इंसान अपने ही वजह से अपने आप को परेशान करता है। इसीलिए हमको ठोस कचरे को निपटाना है।
कई बार एग्जाम में आपको पूछता है ठोस कचरे के क्या नुकसान है, सिंपल सा है, बीमारी फैलेगी, बदबू आएगी, और 3 प्रदूषण याद रखना, जल, भूमि और वायु, ये तीनों प्रदूषण होंगे, ऐसा लिख दिए तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ आप देखिए दोस्तों, कौन कौन से कचरे होते हैं जो ठोस की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले घर से निकला हुआ कचरा है, और हम हर एक कचरे के बारे में बात करेंगे और उसको कैसे निपटा सकते हैं वो भी बात करेंगे अब। तो सबसे पहले है घर से निकलने वाला कचरा। अब घर से, हमारे किचन से कौन कौन सा कचरा निकलता है आप देख सकते हैं। रसोई घर में बचा हुआ भोजन, कई बार खाना ज्यादा बन जाता है या बासी हो जाता है या खराब हो जाता है, वो हम फेंक देते, कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। फिर कागज, प्लास्टिक की थैली, सब्जियों के डंठल, फलों के छिलके, इस तरह की। अब ध्यान दीजिए, कई बार आपने देखा होगा, एड भी देखा होगा, आपके घर के आसपास पोस्टर भी लगा होगा, बोलता है 2 प्रकार के डब्बे रखिए, एक नीला और एक हरा। हरे में सड़ने वाली चीजें डाल सकते हैं, जैसे बचा हुआ खाना, छिलका, पेड़ पौधे, पत्तियां, डंठल। और जो नीला है उसमें कांच, पेपर, लोहे की, ऐसा सब डालिए। क्यों बताऊं? क्योंकि ना जो ये घर से निकलने वाला कचरा है उसको बोलते हैं विघटनशील कचरा। अब आप समझिए विघटन क्या होता है। विघटन यानी सड़ना। तो ऐसा कचरा जो मिट्टी में दबा दें या ऐसे ही रखें तो उसको सूक्ष्म जीव खा के नष्ट करते हैं, सड़ा देते हैं, उसको बोलते हैं विघटनशील कचरा। तो अगर आप ये गीला कचरा यानी ठोस गीला कचरा, फलों के छिलके, बचा हुआ खाना, सब्जी, पत्तियां, ये सब एक डब्बे में अलग से रखे, उसमें कुछ और कांच, लोहा, पेपर ये सब ना डालें, तो कचरे वाले इसको लेके जाते हैं और इससे कंपोस्ट खाद बनाते हैं। आप देखिए, आपके बचे हुए, घर के बचे हुए कचरे को खत्म किया, और उससे एक फायदा भी क्या मिला कि आपने उसको खाद में बदल दिया। वो खाद कौन खाएगा? पेड़ पौधे खाएंगे, और पेड़ पौधे हष्ट पुष्ट बड़े होंगे, अच्छा फल फ्रूट आएगा उसमें। तो एक तरह से कचरा खत्म हुआ, और खत्म होकर उसका अच्छी चीज में बदल गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि रसोई से कचरा जो मिलता है उसका क्या किया जाता है। अब नेक्स्ट है औद्योगिक कचरा, यानी फैक्ट्री में से जो कचरा निकलता है। तो ये जो कचरा होता है थोड़ा खतरनाक और केमिकल वाला होता है। तो उसको अलग अलग रासायनिक प्रक्रिया करते हैं, और बार बार उसको साफ करके, क्लीन करके, तब नदियों या समुद्रों में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता है। इसके बाद होता है खेतों बगीचों का कचरा। देखिए, जैसे कि आप किचन से निकलने वाला है, खेत में से भी बहुत कचरा निकलता है। आपने देखा होगा, अब कई बार न्यूज में पराली जलाते हैं, पराली जलाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ पराली क्या होता है। खेत में जब गेहूं को काट लेते हैं ना ऊपर से, तो उसकी डंडियां बच जाती है, पौधे का पूरा हिस्सा। तो किसान लोग जल्दी के मारे खेत में आग लगा देते हैं, और वो आग लगाने से बहुत धुआं पैदा होता है, और इस वजह से स्वास्थ्य को नुकसान होता है। तो हमको क्या करना है, वो सब लेके उसको मिट्टी में दबा देना है, और उससे हमको कंपोस्ट खाद बनेगा। लेकिन कई किसान क्या होते हैं, आलसी होते हैं और नासमझ होते हैं, उनको पता नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, जल्दी के मारे क्या करना है, एक माचिस की तीली से आग लगाना है। आग लगाने से तुरंत खत्म तो हो जाएगा, मानता हूँ, लेकिन कितना हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आप लोग के खेतों में भी, जैसे आप गांव जा रहे हो और देख रहे हो खेतों का इतना नुकसान हो रहा है, तो आप उन्हें ये तरीका बताइए, ये समझाइए। जैसे बहुत सारी पेड़ पौधे, पत्तियां हैं, तो उनको क्या करें, एक गड्ढा खोदना है, उसमें दबा देना है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद देखना अपने आप वो गायब हो जाएगा सड़ के, और वहां पे खाद बनी, वो खाद वापस खेत में डाल सकते हो, या वहां पे पेड़ लगा दो, इस प्रकार। अब जो आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ये बहुत ही सिंसियर मैटर है, क्योंकि इसमें आप लोग भी योगदान दे रहे हो। बच्चे, जैसे आपने सिंपल सा मोबाइल में गाना सुनने के लिए आपने 100 रुपए का एक हेडफोन खरीदा, कुछ टाइम बाद वो हेडफोन खराब हो गया, तो आप क्या करते हो, वो हेडफोन कचरे के डब्बे में डाल देते हो। या मोबाइल फोन खरीदा, तो पुराना वाला मोबाइल फोन अगर चल नहीं रहा है, स्क्रीन टूट गया, तो क्या करते हो, कचरे के डब्बे में फेंक देते हो, बैटरियां फेंक देते हो।
तो ये सब कचरे, किसी के घर में से कंप्यूटर खराब हो गया, टूट गया, कचरे के डब्बे में डाल देते, ये सब कचरे के डब्बे में डाली जाने वाली चीजें नहीं है। आजकल सरकार ने तो नियम बनाया है कि जो प्रोडक्ट जिस कंपनी का है, अगर वो खराब हो गया, टूट गया, तो आपको उसी कंपनी को रिटर्न करना है, ताकि वो उसको फिर से। कई बार क्या होता है ना कि एक पार्ट खराब होने की वजह से हमारा कंप्यूटर पूरा नहीं चलता, लेकिन उसके अंदर ऐसे अभी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो बहुत नए और अच्छी कंडीशन में होते हैं, हमको तो पता नहीं होता, हमारा कंप्यूटर चल नहीं रहा, हमने तोड़ के फेंक दिया और नया ले लिया क्योंकि हमारे पास पैसे हैं। लेकिन उसमें ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं, हेडफोन के अंदर भी ऐसे बहुत सारे चिप और पार्ट्स और वायर होते हैं जो फिर से यूज हो सकते हैं नया बनाने में। तो हम अगर कंपनी को रिटर्न करेंगे तो वो उसका वापस इस्तेमाल करेंगे और कचरा कम होगा। आप लोग ने देखा होगा जो रिमोट के अंदर बैटरियां लगती हैं, वो बैटरियां भी आप कंपनी को रिटर्न करोगे ना, कई जगह पे ऐसे डब्बे लगाएंगे कि इसमें बैटरी डालो, ये बैटरी हम वापस लेंगे और फिर से इसी बैटरी को नया बना के देंगे। इस प्रकार कचरा कम से कम करने की जरूरत है। नेक्स्ट है वैद्यकीय कचरा। वैद्यकीय कचरा क्या होता है? जब हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, सबके अंग, सुई लगी है, एक सुई एक बार इस्तेमाल होती है, फिर बैंडेज, रुइयां, पट्टियां, ये सब क्या होता है कि हम कचरे के डब्बे में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि इनसे रोग हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए स्पेशल कचरे की गाड़ी आती है जो सिर्फ और सिर्फ अस्पताल का कचरा लेती है और उसको उच्च तापमान पे, गर्मी से, जैसे कि किसी को लकड़ी से जला देते हैं उस प्रकार इलेक्ट्रिक से जला देते हैं और उसको जला के नष्ट किया जाता है। क्योंकि अगर ये कचरे में गया, किसी ने छू लिया, तो हो सकता है उसको बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है या कोई रोग हो सकता है। इसलिए जो हॉस्पिटल से निकलने वाले कचरे हैं उनको हम कचरे के डब्बे में नहीं फेंकते। हॉस्पिटल वालों को स्ट्रिक्ट हिदायत होती है और उसका अलग से गाड़ी आती है। इस प्रकार हमने देखा, यहाँ पे भी कुछ उदाहरण है कि कैसे कैसे हानिकारक कचरे हमको मिलते हैं। केमिकल फैक्ट्रीज में बहुत सारे कचरे होते हैं जिसको सरकार ने कहा है। अब कचरे का विभाजन देखो 4 प्रकार में किया गया है। कुछ कचरे को हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से कचरे आएंगे जो ठोस हैं और जिसको कंपोस्ट बना सकते हैं? तो पहला है किचन से निकलने वाला कचरा, और दूसरा है खेतों और बगीचे से निकलने वाला कचरा। अब आप बोलोगे कि अंग और रुई पट्टी भी तो सड़ती है, बात सही है, लेकिन उसको हम कचरे में कंपोस्ट बनाने में नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे रोग और इन्फेक्शन हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर सकते कंपोस्ट बनाने में। तो कंपोस्ट में कौन आएगा? खेतों से निकलने वाला कचरा, बगीचे से निकलने वाला कचरा और किचन से गीला खाना, पेड़ पत्तियां, सब्जियां, ये सब आएंगे। फिर आता है औद्योगिक ठोस कचरा। इसमें देखिए औद्योगिक ठोस कचरे में मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, टायर हो गए, टूटी फूटी गाड़ियों के पार्ट्स हो गए। तो लोहा रहा तो उसको वापस पिघला के भंगार वाले ले लेते हैं। जो टायर रबर है उसका क्या होता है, उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और जब रोड बनता है ना, तो जो गड्ढा होता है तो उसके अंदर भर देते हैं, प्लास्टिक को छोटे छोटे बारीक करके उसमें भर देते हैं और उसके ऊपर गिट्टी बिछा के रोड बना देते हैं। एक प्रकार से जमीन भी भर गई, मिट्टी भी नहीं खराब हुई और वो कचरा भी खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस मैंने आपको बताया, हॉस्पिटल का जो कचरा होता है उसको हम क्या करते हैं, जला देते हैं, उच्च तापमान पर जलाया जाता है। इस प्रकार कचरे को खत्म किया जाता है। तो ये था कचरे को खत्म करने के लिए अलग अलग तरीका, जैसा कचरा वैसा उसका निपटाने का तरीका होता है। अब आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग गोनी लेके इस प्रकार कचरे में से चुनते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। एक आदमी इसमें से, कई बार क्या होता है हमको पता नहीं होता, लेकिन कई बोतलें, कई थैलियां वापस से गला के उसको नया बना सकते हैं। अभी आपने नाइकी और एडिडास सुना होगा, ये लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की बोतल से टी शर्ट बनाते हैं, जूते बनाते हैं। यानी आपने जो कचरा फेंका है उसी कचरे को लोग उठवाते हैं, उसी कचरे से ये लोग टी शर्ट बनाते हैं और ये टी शर्ट 5,000, 7,000, 10,000 ऐसे रुपए में बेचते हैं। सोचो कचरे से इतना कमा रहे हैं ये लोग। तो बस हमको दिमाग होना चाहिए। अभी जो पानी की प्लास्टिक की बोतल है वो 15 रुपए से 20 रुपए किलो बिकती है। तो कई लोग इसको चुनते हैं, आपने देखा होगा।
समय थोड़ा ही बचा है, थोड़ा सा जल्दी करता हूं मैं। नेक्स्ट है 7R का मंत्र। 7R का मंत्र क्या होता है मैं आपको बता दूं। 7R यानी 7 प्रकार के इंग्लिश में आर हैं जो कचरे को निपटाने में यूज होते हैं। तो हम पहले यहां से शुरू करेंगे। रिसाइकल। रिसाइकल यानी फिर से यूज करो। अभी आपने देखा होगा, आप क्या करते हैं, नोटबुक में से एक पेज फाड़ते हैं, कुछ करते हैं, जहाज बनाया, गोला करके कचरे के डब्बे में डाल दिया। ऐसा नहीं करना है। ऐसा एक स्टडी आया था कि एक दिन में एक स्कूल से करीब 100 से 150 किलो पेपर फटता है और वो कचरे के डब्बे में जाता है। अगर ये सारे पेपर एक जगह जमा किया जाए, रद्दी में बेचा जाए, तो वापस से उसका पेपर बनाया जा सकता है। तो हमको इस प्रकार सोचना है, रिसाइकल कैसे करें। और फिर नेक्स्ट है रिफ्यूज, यानी उपयोग से इनकार। मतलब जो कचरा बहुत प्रॉब्लम वाला है उसको खरीदना ही नहीं है, यानी मना कर देना है। जैसे प्लास्टिक हो गया। अभी गणपति में पहले सब लोग थर्माकोल का महल बनाते थे, गवर्नमेंट ने बोला नहीं, थर्माकोल यूज करना ही नहीं, रिफ्यूज कर दिया। नेक्स्ट है रिड्यूस। जैसे आप मॉल में जाते हो, आपको बोला है मम्मी ने कि एक बाल्टी प्लास्टिक की खरीद के लाना, जरूरत है घर में। आप क्या किए, ऑफर था, एक पे एक फ्री, एक पे 3 फ्री, लेकिन जानबूझ के उसका दाम बढ़ा है। लेकिन आपको जरूरत थी एक की, आपने ले लिया 4, बाकी 3 क्या होगा, पड़ा रहेगा। कंपनी को फायदा हुआ, पैसा मिला, लेकिन प्लास्टिक आपके घर में आया, वो करोगे क्या, फेंक दोगे। फेंकोगे तो कहाँ, जमीन पे, धरती पे ही फेंकोगे, यानी आप नुकसान कर रहे हो। इसलिए हमको अब हमारी जरूरत को कम करना है। सब्जी लेने जाते हो, आप कपड़े का झोला लेके नहीं जाते हो, क्या करते हो, थैली दे दो ना, थैली दे दो ना। थैली तो आपको कुछ नहीं, लेकिन वो थैली घर पे लाने के बाद आप क्या करते हो, फेंक देते हो। फिर वही बारिश में सब नदी नालों में जम जाता है और वापस से बाढ़ आती है, हमारे घर में वो सब थैली आ जाती है वापस। तो हमको कम करना है, मना करना है, रिफ्यूज करना है, रिड्यूस करना है, रीयूज करना है। बार बार हमको उपयोग करना है। अगर मान लो हमने एक थैली ले भी ली, तो कम से कम उसको 8 से 10 बार यूज करो, ताकि नई थैली फिर से ना ले सके हम लोग। फिर है रिपेयर। अगर कोई चीज बिगड़ गई है तो उसको तोड़ के फेंकने की जगह पे उसको रिपेयर करा के यूज। इस्त्री बिगड़ गई तो आप बोलते हैं अरे 400 का था, है ना, फेंक दे कचरे में, नया 400 का लाते। इससे अच्छा रिपेयर करा लो 100-150 में और वापस वही इस्त्री यूज करो, ताकि कचरा कम से कम हो। नेक्स्ट है रीगिफ्ट, यानी फिर से आप उसको, उसमें से कुछ पार्ट निकाल के किसी और में लगा के उसको वापस से जिंदा कर दिया, जान दे दिया उसको। रिकवर है मतलब एनर्जी एंड मटेरियल रिकवरी, मतलब कि जो ऊर्जा से रिलेटेड है, बैटरियां हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, टायर्स हैं, उसको हम लोग पकड़ के यूज कर सकते हैं, उठा के वापस से उसको गला के, पिघला के, केमिकल डाल के, थोड़ा बहुत सेटिंग करके हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार हमको ये 7R वाले मंत्र हैं जो याद रखने हैं, और आशा करता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ करेंगे ताकि कम से कम कचरा हो। और बच्चों, आप सबसे पहले एक छोटा सा प्रतिज्ञा करो कि बुक में से पेपर नहीं फाड़ोगे, कोई भी कागज को, चाहे छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, कागज को कचरे के डब्बे में नहीं डालोगे, उसको एक साइड में रखोगे, थैली में जमा करो और उसको भंगार वाले को बेचो जब उसका अच्छा खासा वजन हो जाए। आपको पैसे भी मिलेंगे और उसका यूज भी होगा, ये मेरी बात याद रखना। और इस प्रकार हम अपनी धरती को एक सुंदर रहने लायक जगह बना सकते हैं। तो ये था पूरा ठोस कचरे का व्यवस्थापन। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो। सर, किसी भी कंपनी के किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग उसको कैसे वापस कर सकते हैं? हाँ, ये कई लोगों को पता नहीं है। गवर्नमेंट का ये रूल है कि अगर आपका प्रोडक्ट है तो आपको रिटर्न लेना पड़ेगा। जैसे आप सिंपल सा समझो, आपने सैमसंग कंपनी का मोबाइल खरीदा, ठीक है। यस सर। आपने कहीं से तो खरीदा होगा जहां सैमसंग वाला का दुकान होगा,
तो जब यस। आप नेक्स्ट टाइम उधर नया मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो आप उसको अपना पुराना मोबाइल दे दीजिए और बोलिए इसको रिसाइकल करना है। तो पता है आपको क्या होता है, इसमें आपको नया मोबाइल लेते वक्त छूट भी मिलती है, बशर्ते वो दुकान नहीं होनी चाहिए, उसी कंपनी की शॉप होनी चाहिए। जैसे कि सैमसंग का आउटलेट होना चाहिए। कई छोटी मोटी दुकानों में सैमसंग का मोबाइल मिलता है, वो लोग नहीं लेंगे। जो सैमसंग कंपनी का सैमसंग का दुकान होगा वो ले लेगा और आपको नया मोबाइल खरीदते वक्त छूट भी देगा। हेडफोन्स में भी यही है, इवन कार में भी यही है। जैसे आपने मारुति का कार खरीदा, अब आपको नई कार चाहिए तो मारुति का कार अगर भंगार में बेचो तो आपको बहुत सारे ऑफर मिलते हैं। वो लोग उसको स्क्रैप पॉलिसी बोलते हैं, पुराना दिया नया लेके जाओ। गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प करती है आपका, और आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है कि आपने धरती को बचाया है, ऐसा करके। ओके, थैंक्स सर। हम्म। और किसी को पूछना है कुछ? ठीक है सर फिर। हाँ बोलो। सर आदत्त आणि सर नमी ना सर, हाँ 9वीं का क्लास है ना। मतलब आदत्त आणि नमी, में नहीं आ रहा है बच्चा। आदत्त आणि नमी ना सर, आदत्ता। आर्द्रता, नमी, हाँ हवा में जो पानी होता है ना उसको यस सर। आर्द्रता बोलते हैं, नमी। और किसी का सवाल है? सर हाँ बोलो। सर ठोस के बारे में बताओ ना। ठोस मतलब ऐसी चीजें जो हम उठा सकते हैं, चुन सकते हैं। जैसे 3 अवस्था होती है ना, ठोस, द्रव, गैस। अभी आप देखिए, आप पानी को उठाने के लिए किसी में भर के उठा सकते हैं, लेकिन केले का छिलका अपने हाथों से चुन सकते हैं, तो केले का छिलका ठोस हो गया। और पानी और तेल ये सब द्रव हो गए। और गैस जैसा सिलेंडर में हम जो हवा लेते हैं वो सब गैस में आता है। तो ठोस कचरे को यहाँ पे कैसे निपटाया जाए उस बारे में बताया गया है। थैंक्स सर। और किसी को कोई सवाल है? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा, बोलो। सर ये प्लास्टिक कैसे बनते हैं? प्लास्टिक क्या होता है पता है? एक केमिकल होता है, ठीक है। यस उसको, सर। केमिकल को फैक्ट्री में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं करके प्लास्टिक लिक्विड होता है, पानी जैसा होता है। आपने शहद देखा ना, वैसा प्लास्टिक होता है। फिर उसको यस ना सर। गर्म करके अचानक से तुरंत ठंडा करेंगे ना, तो वो प्लास्टिक जैसा, पेपर जैसा बन जाता है। फिर उसे जो चाहे वो आकार देके, सिल के, चिपका के बना देते हैं। इस प्रकार से प्लास्टिक बनता है। उसको इंग्लिश में, केमिस्ट्री में पॉलीमर बोलते हैं, पॉलीमर। सॉरी ओके सर। थैंक यू सर। हाँ बोलो। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो। आपने वो 3 नाम बताए थे ना, वो आप फिर से रिपीट करेंगे क्या? कौन फर्स्ट से टाइम 3 नाम? आपने कहा था ना वो जो वो आपने पहले ही कुछ तो भी कहा था ना, जब हमारा क्लास आप ले रहे थे तब। पहले? हाँ। जब मुझे याद नहीं आ रहा है, आप कुछ हिंट दोगे तो मैं शायद मुझे याद है। कौन से 3 नाम जानना चाहते हो आप? एक मिनट सर, आपने कहा था ना वो पेपर में आते हैं, वो पूछते। अच्छा अच्छा, वो सवाल। पहला हाँ हाँ सवाल है, जलवायु के घटक कौन कौन से होते हैं? तो मैंने बताया ना, सूर्य प्रकाश, बादल, तापमान, ये हाँ जलवायु को फर्क डालते हैं। इसके बाद मैंने बोला था कि सवाल में कि ठोस कचरे के क्या नुकसान होते हैं। तो ठोस कचरे के नुकसान क्या है? बदबू आएगी, बीमारी हो जाएगी, और भूमि, जल और वायु प्रदूषण होता है। इस प्रकार से आपको ये सब याद रखेंगे तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ये, ऐसा। ओके सर, थैंक यू सर, अब क्लियर हो गया। और किसी को पूछना है? हेलो सर। हाँ गुड बोलो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो। सर खनिज कचरा क्या होता है? खनिज कचरा मतलब लोहा, पीतल, एल्यूमिनियम, जो जमीन से खोद के धातुएं निकाली जाती हैं। हाँ जैसे सर। आप लोहा क्या करते हो, छोटा सा कील मिला, आप फेंक देते हो कचरे के डब्बे में। अब वो कचरे के डब्बे में से कहाँ जाएगा? तो भंगार वाले चुन लेते हैं। आपने देखा होगा, कचरे के डब्बे में हाथ डाल डाल के निकालते हैं। वो लोग चुन के क्या करते हैं, वापस उसको पिघला के वापस बेच देंगे। इससे क्या होगा? कचरा खत्म हो जाता है। तो हमको क्या करना है, ये सब कचरा एक छोटे से डब्बे में जमा करना है। जब उसका अच्छा खासा वजन हो जाए, भंगार वाले को बेच दो। कचरे के डब्बे में मत डालो, जिसमें कंपोस्ट वाला कचरा है उसमें मत डालो, जिसको हाँ बोलते हैं ना गीला कचरा, वो।
थैंक यू सर। ओके, और किसी को पूछना है कुछ? सर प्लास्टिक रिसाइकल कैसे होता है? देखो, कई प्रकार के प्लास्टिक आते हैं। जो सब्जी हम लेने जाते हो, जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल नहीं होता है। सरकार ने बोला है कि जिसकी मोटाई हमारे उंगली, दोनों उंगलियों के बीच में आ जाए, जिसको हम छूने से मोटाई पता चले, जिसको बोलते हैं 50 माइक्रोन और उसके ऊपर का मोटा प्लास्टिक, उसको गला के पानी बना देते हैं, और पानी बनाने के बाद उसको वापस से ठंडा करेंगे ना, जो चाहिए वो वापस बना सकते हैं। तो इस प्रकार से प्लास्टिक रिसाइकल होता है। यस सर। तो आज का टॉपिक था जलवायु और ठोस कचरा व्यवस्थापन। इस बारे में हमने बात की। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। क्लास में सभी बच्चों का और शिक्षकों का धन्यवाद। बच्चों, आपने बहुत अच्छी बात पढ़ी है, और आप, उम्मीद करता हूँ कि कचरा व्यवस्थापन में आप धरती की मदद करेंगे और अपनी भी मदद करेंगे, और पेपर कम से कम यूज करेंगे, कम से कम फाड़ेंगे, और कचरे के डब्बे में तो पेपर फेंकना नहीं है, आपको उसको रद्दी के वाले को देना है। ये ध्यान रखिए। आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।